हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटा। तो गाइस यूपीएससी सीसैट का पेपर 24 मई 2026 को कंडक्ट हुआ एंड इस सेशन में हम उसी पेपर के जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आए थे उनके क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। सो टू कीप दिस वीडियो विद यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइज शुरू करते हैं। जो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 2026 सेट डी। तो सेट डी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, या आपके पास अगर पेपर है तो आप अपने पैसेजेस के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी गो एनी फर्दर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट आवर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। गाइज ये यूपीएससी सी सेट की कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है जिसमें आपको पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस तरह से अप्रोच करना चाहिए आपको सी सैट को, ये सब आपको मिलेगा। एंड दिस गाइड बुक इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो चेक आउट द लिंक एंड डाउनलोड इट टू यूज़ इट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये ई बुक है एक, एंड यू कैन डाउनलोड इट। और इसके साथ साथ इसमें 2019 से लेके अब तक के जो PYQs हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। सो गो चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो गाइज दिस इज सेट डी जो आपके पेपर में आया था। तो आप जो भी सेट था आप उसके आप अपने पैसेजेस के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। आई एक्सप्लेन ऑल द पैसेजेस विद देयर सॉल्यूशंस टू यू। तो गाइज सबसे पहले नो डाउट अबाउट इट कि पेपर बहुत ही चैलेंजिंग था इस बार, एंड इट रियली क्रिएटेड पैनिक अमंग द एस्पिरेंट्स। बट स्टिल ये सरप्राइजेस हमें एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज एज वी गो फर्दर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज ऑलवेज गोइंग टू गो हायर, राइट। तो हैविंग सेड दैट स्टार्ट करते हैं गाइज। तो पहला पैसेज था अपने पास, द क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपके सेट डी का। आपके पेपर में जो भी नंबर है वो आप उसके अकॉर्डिंग से चेक कर लीजिए। उसने दो कंक्लूजन्स दिए थे, उसने पूछा था कि सही कंक्लूजन क्या बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले पैसेज पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो उसने क्या बोला है, व्हेन सार्स कोव CoV, वो कोविड की बात कर रहा है, तो व्हेन द सार्स CoV-2 वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 2019, इट वाज ट्रूली नोवेल, इट वाज अ ट्रूली नोवेल वायरस फॉर द वर्ल्ड। कि 2019 में जो कोविड वायरस का जो डिटेक्शन हुआ वो बिल्कुल पहली बार था। At that time, no one in the world had been exposed to SARS-CoV-2 or had specific immunity against it. In contrast, people across the world have been exposed to HMPV for decades. ये immunopolyvirus ऐसे कुछ नाम है इसका। तो for decades, and the virus is well studied. HMPV and SARS-CoV belong to two very different virus families with fundamentally different characteristics and epidemiology, with strong seasonality seen in HMPV, unlike SARS-CoV-2. Both viruses cause different severity of symptoms, particularly over the long run, and the affected population segments do not fully overlap. In general, HMPV causes milder illness, with deaths being very rare and with no long-term post-viral symptoms. So, what are the two conclusions given to you? इनको पढ़ते हैं और फिर इनको solve करते हैं guys. तो पहला conclusion है, though SARS, COVID-19 and HMPV are similar viruses with somewhat different epidemiology, the former became a pandemic because it was novel and people had not been exposed to it. Guys, बाकी सब ठीक है लेकिन they are not similar viruses। ये देखो इसने दिया हुआ है, they belong to two very different virus families। तो ये यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है। एंड सेकेंड ऑप्शन, द टू वायरसेस हैव फंडामेंटली डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन पॉपुलेशंस एंड शुड नॉट देयरफॉर बी डेल्ट विद इन अ सिमिलर मैनर। तो यस, ये बिल्कुल अलग है, अलग तरह से इम्पैक्ट करते हैं और ये इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज मेंशन। सो ओनली सेकंड अजम्पशन वाज वैलिड, सो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। अच्छा, इसी पैसेज का दूसरा क्वेश्चन भी है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द इंटेंट ऑफ द राइटर इन द अबव पैसेज, के राइटर की इंटेंट क्या है। तो पहला पढ़ते हैं गाइस, इसमें क्या है, to evolve methodologies for objective analysis of the two virus, कि ऐसी methodologies evolve करना ताकि इन दोनों का analysis कर सकें, doesn't make sense। वो तो कॉन्ट्रास्ट समझा रहा था यहाँ पर। जो पैसेज में ऑथर ने, राइटर ने कॉन्ट्रास्ट बताया कि HMPV और कोविड जो सार्स कोविड-2 जो वायरस था वो बिल्कुल अलग थे हर सेंस में। सेकंड, टू एस्टैब्लिश द एपिडेमियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू वायरसेस। सिमिलैरिटी तो कोई है ही नहीं, दे वर फंडामेंटली epidemiologically and characteristically they were different, so they were not similar in any sense, and that is not the purpose of the author. Third, to offer a better understanding of the remedies of HMPV when analyzed in conjunction with SARS-CoV. No guys,
इज नॉट टॉकिंग अबाउट रेमेडीज और एनीथिंग. एचएमपीवी इज नॉट वो सिंपल जो अपनी वो होती है, ठंड लग जाती है, गला खराब, खांसी, ये होता है एचएमपीवी. उसके लिए क्या रेमेडीज और क्या ढूंढने, वो तो ऑलरेडी हमें पता ही है. सो इट डजंट मेक सेंस. सो नन ऑफ द अबव is the correct answer. Option D is the right choice, guys. Then there is one more question on this. Which of the following statements reflect the logical and rational inferences that can be drawn from the passage? तो क्या logical और rational inferences हैं? तो देखते हैं guys. HMPV has historically had longer documentation of studies when compared with SARS-CoV-2. Yes. So फॉर डेकेड इसने दिया ना, पीपल हैव बीन एक्सपोज्ड फॉर डेकेड्स एंड वायरस इज वेल स्टडीड. ये देखो अच्छे से पढ़ा गया है. तो द वायरस एचएमपीवी वायरस हैज बीन वेल स्टडीड. सो यस, दिस इज करेक्ट. सेकंड, द टू वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दिस रिजल्ट्स इन मार्केडली डिफरेंट आउटकम्स अमंग्स दोज अफेक्टेड. क्लियरली उसने बोला भी है, दे आर वेरी फंडामेंटली डिफरेंट and they do not they're not similar in any sense. Third, long-term impacts of the two viruses are dissimilar and this is an important differentiator between them. Yes, that has also been mentioned. ये देखो उसने बोला है, particularly over the long term, right? So this is different. So yeah, that's also correct. And fourth, one of the common factors between the two viruses is seasonal specificity. नहीं guys, ये भी एक डिफरेंस है. देखो जहाँ पे HMPV में स्ट्रॉन्ग सीजनैलिटी थी, जबकि कोविड 19 में ऐसा कुछ नहीं था. इसने देखो अनलाइक कोविड सार्स कोविड 2. सो दिस इज इनकरेक्ट गाइस. सो देयर वाज नॉट नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू. सो 1 2 एंड 3 है. 1 2 एंड 3, यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट चॉइस. चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं गाइस. इंडिया, उसने फिर से 3 अजम्पशन दिए और हमें बताना है कि कौन से अजम्पशन वैलिड है, इनवैलिड है. तो इंडिया इज स्टार्टिंग टू डिप्लॉय एआई फॉर क्रिटिकल यूज केसेस सच एज वेदर फोरकास्टिंग, पेस्ट डिटेक्शन एंड कंट्रोल एंड क्रॉप ऑप्टिमाइजेशन. कि इंडिया अभी स्टार्ट किया है, इंडिया ने एआई को क्रिटिकल यूज केसेस में, जैसे वेदर फोरकास्ट में, पेस्ट डिटेक्शन में, कंट्रोल में और क्रॉप यील्डिंग में. हाउएवर पेनिट्रेशन इज लिमिटेड, लेकिन ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे. लिमिटेड टू स्मॉल सबसेट ऑफ टेक सेवी फार्मर्स. सिर्फ टेक सेवी फार्मर्स ही इसको यूज़ कर रहे हैं. इन द यूएस एंड यूरोप, जनरेटिव एआई टूल्स हैव स्टार्टेड ऑफरिंग प्रिसीजन फार्मिंग एट स्केल. मतलब बड़े स्केल पे एआई टूल्स जो हैं वो प्रिसीजन फार्मिंग ऑफर करने लगे हैं, integrating large data sets to provide real-time agronomic insights. For at-scale integration and accessibility of AI tools in India, it would be helpful to develop Indian languages-based AI tools for smallholder farmers, partner with edtechs to create affordable AI solutions and disseminate AI-based advisory services through government programs. कि इंडिया में क्या करना पड़ेगा, एक तो इंडियन लैंग्वेजेस बेस्ड एआई टूल्स लाने पड़ेंगे ताकि छोटे फार्मर्स भी इसको यूज़ कर पाएं. एग्रोटेक के साथ पार्टनर करके अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा हमें, अफोर्डेबल एआई सॉल्यूशंस. और तीसरा, हमें डिसेमिनेट करना पड़ेगा थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कि ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी फार्मर्स के लिए. तो ये करना पड़ेगा अगर इंडिया के छोटे फार्मर्स को भी इसको अडॉप्ट करना है तो क्या अजम्पशंस वैलिड दिए हैं उसने गाइस. चलिए देखते हैं. Agricultural productivity has marched ahead in the West because of the economies of scale facilitated by AI tools. उसने बोला ना at scale वो करने लगे हैं. So in US and Europe, generative AI tools have started offering precision farming at scale. So yes, this is correct. Second, affordable AI tools rendered available in local languages can help AI-based solutions reach more and more and more small farmers. Yes guys, क्या बनना चाहिए इसका. नहीं, एग्रीकल्चर हैज मार्च्ड अहेड, प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रिसीजन फार्मिंग हुई है, प्रोडक्टिविटी नहीं गई, ये गलत है. सॉरी, मैं ये देख रहा था इसको. ये इसने बोला ना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज मार्च्ड अहेड इन द वेस्ट. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आगे नहीं बढ़ी है, प्रिसीजन फार्मिंग आगे बढ़ी है. ठीक है, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मेंशनड. सेकंड ये करेक्ट है गाइस. एआई अफोर्डेबल उसने बोला ना, ये लोकल लैंग्वेजेस बेस्ड अगर करेंगे. So affordable AI tools rendered available in local languages can help AI-based solutions reach more and more small farmers. Correct. And third is guys, though penetration is as yet low, critical application areas deploying AI tools are already in use. दो पेनिट्रेशन इज एज येट लो उसने बोला है इंडिया शुरू में. क्रिटिकल एप्लीकेशन एरियाज डिप्लॉइंग एआई टूल्स आर ऑलरेडी इन यूज. ये देखो एआई, इंडिया इज स्टार्टिंग टू डिप्लॉय एआई फॉर क्रिटिकल यूज. तो दिस इज आल्सो करेक्ट. सो 2 and 3 आर करेक्ट. 2 and 3, यस, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर गाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड.
हाँ जी, फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बतानी है हमें कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है यहाँ पर। चलेगा, इस तो पढ़ते हैं इसको। टेक सवी फार्मर्स विल ड्राइव द एगटेक कंपनीज ऑफ द फ्यूचर। टेक सवी फार्मर्स एगटेक कंपनीज को ड्राइव करेंगे, डजंट मेक एनी सेंस। वी हैव टू, we were talking ke we have to partner with egg tech companies, but tech savvy farmers egg tech companies को drive करेंगे, doesn't make sense. Second, the development of advisory services by the government programs for the use of AI tools in agriculture would be helpful. The development of advisory services, yes, ये उसने correct बोला है. Third है guys, in the US and Europe, AI tools have replaced traditional agricultural practices. No, guys, they have not mentioned that specifically anywhere. Not correct. And the integration of large data sets for use in real-time agronomics analysis is already a reality. Yes, US Europe उसने बोला ये देखो, integrating large data sets to provide real-time agronomic insights is a reality. Yes, तो this is correct. So हमें क्या बताना था, कौन से गलत हैं? तो 1 and 3 were wrong. 1 and 3, option A was your correct answer, guys. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट पैसेज है अपने सामने, तो अब इसको पढ़ते हैं और इसको डिकोड करते हैं। यस गाइस, द उसने फिर से कंक्लूजन के बहुत क्वेश्चन आए अब की बार गाइस, डेफिनेटली। तो अब बहुत कंफ्यूजिंग करने के लिए जो कंक्लूजन्स होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते ही हैं अपने आप में। तो करते हैं गाइस, पढ़ते हैं। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट और द जे एक्ट of 2015 allows the possibility for trying adolescents above 16 as adults if they are accused of committing a heinous offense। ये 2015 का जो जे एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो अडोलेसेंट्स हैं, मतलब जो यंगस्टर्स हैं, वो जो 16 साल से ऊपर है, उनको अडल्ट्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है अगर कोई हेनस क्राइम में अगर वो पकड़े जाएं। A heinous offense is one with the minimum punishment of 7 years। कि heinous offense कौन सा होता है? इसमें minimum punishment 7 साल की हो। Offenses such as culpable homicide and causing death by negligence, which are common in drunken driving cases, are not heinous offenses because they do not have a prescribed minimum punishment। जबकि contradiction देखो, जैसे culpable homicide है या causing death by negligence है, जैसे ड्रंकन ड्राइविंग केसेस में होता है, वो हेनस क्राइम नहीं माना जाता। द जे एक्ट अमेंडेड इन 2021 नाउ कैटेगराइजेज एन ऑफेंस दैट हैज नो मिनिमम सेंटेंस बट हैज मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 7 years। जो 2021 में अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या बोला गया कि जो मिनिमम सेंटेंस 7 की नहीं, लेकिन अगर मैक्सिमम सेंटेंस 7 years की है, उससे ज़्यादा की है, एज सीरियस ऑफेंस उसको माना जाएगा, विच नन द लेस इन द ओपिनियन ऑफ एक्टिविस्ट डज नॉट मेरिट द ट्रांसफर ऑफ अ केस टू द एडल्ट criminal justice system। तो इसका विच नन द लेस इन द ओपिनियन ऑफ एक्टिविस्ट डज नॉट मेरिट द ट्रांसफर ऑफ अ केस टू द एडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और जो एक्टिविस्ट हैं वो क्या मानते हैं कि नहीं, इनको एडल्ट की तरह नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। फिर भी चाहे बेशक उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया इसमें, लेकिन स्टिल इट शुड नॉट बी टेकन टू एडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उनको फिर भी जुवेनाइल की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, एक्टिविस्ट का कहना है ये। तो दो कंक्लूजन दिए गए, क्या सही आंसर बनता है इसका? Only a serious offense as categorized by the revised JJ Act justifies the transfer of a case to the adult judicial system. No, guys. Only a serious offense justifies the transfer. Nahi. Not only a serious offense, any offense that has it may not have a minimum sentence, but if the sentence is more than 7 years, then it is considered a serious offense. So this is wrong. Second, the JJ Act 2021 categorizes an offense as a serious offense based on the maximum sentence it carries rather than on the minimum sentence। Yes, जो उसने बोला भी ये देखो, which now categorizes an offense that has no minimum sentence but has a maximum sentence of 7 years or more। तो इसके बेसिस पे उसको सीरियस ऑफेंस माना जाता है, राइट। तो ऑप्शन 2 वाज करेक्ट। तो 2 ओनली, ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? इफ एन ऑफेंस हैज नो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड sorry guys, sorry, if an offense has no minimum prescribed punishment it cannot be considered heinous as per the JJ Act 2015। तो ये कह रहा है कि अच्छा, JJ Act 2015 के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट नहीं है तो उसको हीनस क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता। करेक्ट है, उसने बोला है। तो हीनस क्राइम इज वन विद मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 years 15 के अकॉर्डिंग।
कम से कम 7 साल की सजा होने वाले ऑफेंस को हीनियस ऑफेंस माना जाता था। सेकेंड है एज पर द जेजे एक्ट 2021 एन ऑफेंस फॉर विच देयर इज अ प्रोविजन फॉर मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 7 years और मोर बट नो मिनिमम सेंटेंस इज टू बी कंसिडर्ड अ सीरियस ऑफेंस। यस, तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर। सो ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। अब इन्फ्रेंस के क्वेश्चन आया है पहली बार। चलिए, द की सोर्स ऑफ द बैटल फॉर क्लीन स्काईज एंड क्लियर लंग्स इज द फ्यूल वी बर्न। कि जो मेन लड़ाई है अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए वो है हम जो फ्यूल बर्न करते हैं। सो द की सोर्स ऑफ द बैटल फॉर क्लीन स्काईज एंड क्लियर लंग्स इज द फ्यूल वी बर्न फ्रॉम हाउस होल्ड चूल्हास टू द थर्मल पावर प्लांट्स। इन मोस्ट केसेस इट इज बायोमास और कोल। ठीक है, ज़्यादातर ये बायोमास या कोल के की वजह से होता है। द सुप्रीम कोर्ट बैंड द यूज ऑफ पेट कोक द डर्टीएस्ट ऑफ सच फ्यूल्स। कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पेट कोक को बैन ही कर दिया है। द दिल्ली गवर्नमेंट बैंड द यूज ऑफ कोल विच वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू द इंटायर एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट द थर्मल पावर प्लांट्स वुड क्लीन अप और शट डाउन। और ये भी डिसाइड किया गया कि थर्मल प्लांट पावर प्लांट या तो साफ हो जाए नहीं तो उनको बंद कर दिया जाएगा। एक्शन ऑन दिस हैज़ बिन पैची टू से द लिस्ट। लेकिन एक्शन उतना मतलब उतना हार्ड नहीं है, उतना मतलब अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, उसको पैची देखा गया है, कहीं पे होगा कहीं पे नहीं हुआ। द लेसन फ्रॉम द ट्रांजिशन टू सीएनजी इज दैट पीपल नीड ऑल्टरनेटिव्स फॉर अ बैन टू बी इफेक्टिव। कि इससे समझने वाली चीज़ क्या है कि हम पहले आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए अगर आपको बैन करनी है कोई चीज़ तो। When diesel buses were stopped, CNG supply had to be assured. It also had to be feasible in terms of cost as well. So the Supreme Court agreed that fiscal measures were needed to keep clean fuel cheaper than dirty fuel. Now, even as coal is banned, the price of natural gas makes industry uncompetitive. So what are the inferences, guys? देखते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी वी कंज्यूम इज द की टू बैटल फॉर क्लीनर एयर। क्लियर है, उसने पहली लाइन में ही बोला है। बैन्स आर इफेक्टिव वेयर द विल इज स्ट्रॉन्ग एंड द पीपल आर कन्विंस्ड दैट सच बैन्स आर फॉर ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। नो, विल बैन कब इफेक्टिव होंगे जब ऑल्टरनेटिव होंगे वहां पर, ये नहीं कि उनकी विल होगी, नहीं। थर्ड, देर इज जुडिशियल अप्रूवल फॉर अ पॉलिसी दैट इंटरवीन्स फिस्कली to facilitate benevolent pricing for cleaner fuel. There is judicial approval, उसने बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया, तो there is judicial approval for a policy that intervenes fiscally, ताकि हमें फिजिकल मेजर्स लेने पड़ेंगे अगर हमें क्लीन फ्यूल को चीप रखना है एज कंपेयर टू डर्टी फ्यूल। सो यस, दैट्स आल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन 1 एंड 3 वर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट पैसेज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैसेज पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? thermal power stations in Delhi were required to summarily shut down? नहीं guys, they were asked to clean up first। अगर साफ करो मतलब पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर शट डाउन होने की बात थी। और उसने ये भी बोला कि वो और आगे उस पर एक्शन पैची रहा है। सो समरली शट डाउन नहीं हुए, दिस इज रॉन्ग। सीएनजी सप्लाईज हैड टू बी assured once diesel vehicles were prohibited from plying। yes, alternatives होना जरूरी था। The Supreme Court banned the use of coal across the National Capital Region। Supreme Court banned the use, the Supreme Court banned the use of pet coke, द डर्टीएस्ट ऑफ सच फ्यूल्स। लेकिन जो कोल का बैन किया था द दिल्ली गवर्नमेंट ने किया था, वो द दिल्ली गवर्नमेंट बैन द यूज ऑफ कोल। दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन किया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट चॉइस गाइस। सो ये था आपका पैसेज नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलता है। which of the following statements most appropriately reflects the point of view of the given passage? के पैसेज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ठीक है, तो हमें ये बताना है। चलिए पहले पढ़ते हैं। Previous waves of customer service technology, including email and those pesky voice menus, stoked concerns of job losses only for them to fail to materialize. AI could yet prove different, and if it does, its effects may be salutary. Human agents could be freed up to spend more time on creative and rewarding tasks, like using feedback to make products and services better, and thereby spend less time listening to irate customers. Yes, पहले जैसे अगर आपने देखा हो AI आने से पहले ह्यूमन कस्टमर सर्विस होती थी, फ़ोन करते थे 5 मिनट की वेटिंग चल रही है, फिर वो अगला इरिटेटेड बंदा उठा रहा है, अगला कस्टमर उससे भी ज़्यादा इरिटेटेड है, गाली गलौज चल रही है। ठीक है, वो सब करने की बजाय AI ने जो अब ये कर दिया है ना, रिप्लेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे कस्टमर सर्विस को। अब इसकी वजह से जो लोग हैं वो जॉब लॉस नहीं होगी, वो क्रिएटिव काम कर पाएंगे अपने, ये कहना चाह रहा है वो। तो देखते हैं गाइस क्या सही है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पैसेज का। इफ एआई वर टू टेक ओवर कस्टमर सर्विस देयर वुड बी नो वर्क लेफ्ट फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट्स टू डू। एक्सट्रीम ऑप्शन है, पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं।
सेकंड, और वैसे भी कॉन्ट्रडिक्टरी टू द पैसेज है. सेकंड, इरिटेटिंग वॉइस मेन्यूज एंड ईमेल कुड नॉट अचीव ह्यूमन रिडंडेंसी टू एक्सटेंट दैट एआई माइट. ये पैसेज कहना चाह रहा है कि इरिटेटिंग वॉइस मेन्यूज उतनी रिडंडेंसी नहीं अचीव कर पाए जितनी एआई ने कर दी. नहीं गाइस, दिस इज रॉन्ग. एआई ज़्यादा उससे प्लायबल है. थर्ड, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन द वर्क प्लेस अफेक्टेड बाई एआई माइट बी इनहांस थ्रू redirection towards more fulfilling tasks. Yes, unlike previous waves in customer service technology, AI has raised the alarm of worker replacement. नहीं guys, worker replacement में कोई वो नहीं हुआ, उनको replace कर दिया, मतलब उनको better काम में utilize किया जा रहा है. That is what it is saying. So option C was your correct answer here. चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम पैसेज है, कंक्लूजन्स मेड ऑन द पैसेज गिवन बाय द पैसेज. तो कौन से कंक्लूजन यहाँ पर करेक्ट है ये बताना है हमें. तो देखते हैं. द एडवेंट ऑफ न्यू कस्टमर सर्विस टेक्नोलॉजी हैड इनवेरिएबली स्पार्क्ड फियर्स अबाउट जॉब लॉसेस. यस, फियर तो हुआ था. दे स्टोक्ड कंसर्न्स अबाउट जॉब लॉसेस बट ओनली फॉर देम टू फेल टू मटेरियलाइज. लेकिन वो सच नहीं निकले. लेकिन एक बार डर तो आ गया था, डर तो उठ गया था कि एआई खत्म कर देगा जॉब्स. तो दिस इज करेक्ट. Second, often it is found that instead of job losses, alternative channels for employee engagement are discovered while certain tasks are replaced by technology. Yes, तो ये देखा गया है कि जॉब लॉस की बजाय उनको दूसरे काम दे दिए गए और एआई ने उनका काम ले लिया. थर्ड, द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इनएविटेबली लीड्स टू स्ट्रेसफुल आउटकम्स. नहीं गाइस, टेक्नोलॉजी तो काम इजी बना रहा है, ये तो गलत है. तो 1 and 2 ओनली. यस, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर गाइस. चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं. पैसेज नंबर 6 पढ़ते हैं. क्या कंक्लूजन पूछा है उसने, क्या कंक्लूजन है इसमें. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. हाँ जी, तो चार कंक्लूजन दिए, फिर हमें बताने क्या सही ऑप्शन. तो पहले पैसेज पढ़ते हैं. कैटल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस केम टू द कॉमन ग्राउंड टू ग्रेज एंड देयर वाज स्टिल अ कूल फ्रेशनेस in the air. Hori took several deep breaths and thought of sitting down for a while, since he'd been dying of heat in the scorching loo wind the rest of the day. A number of farmers were eager to lease this bit of land and had offered a good price, but Rai Sahib, God bless him, had plainly told them it was reserved for grazing and would not be relinquished for any price. If he'd been one of those selfish zamindars, he'd have said the cattle could go to hell, that there was no reason for him to miss the chance to make a little money. But the Rai Sahib still held to the old values, feeling that any landlord who didn't look after his tenants was less than human. Yes, guys. So all landlords essentially have some goodness trapped within them. ये कहना चाह रहा है वो कि सारे लैंडलॉर्ड्स में कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती है. नहीं, ये जनरलाइजेशन ये गलत होते हैं. स्वीपिंग जनरलाइजेशन वाले ऑप्शन गलत होते हैं. वैसे भी गलत है ये, वो तो वैसे ही अलग वो स्पेशल केस था कि ऐसा ज़मींदार जो अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाह रहा पैसों में. So that's wrong. The common grazing grounds of the village are intended for use by the cattle of that village. Yes, landlords who believe in tradition tend to be more concerned about their tenants. Guys, ये वही sweeping generalization है. ऐसे landlords की बात नहीं हो रही यहाँ पे. वो तो एक पर्टिकुलर ऑफ मतलब द बीट केस था एक. एंड फोर्थ, विंड्स लेटर इन द डे टेंड टू बी कूलर पोस्ट द हॉट विंड्स ऑफ द मॉर्निंग. नहीं गाइस, डजंट मेक एनी सेंस. ये कोई कंक्लूजन नहीं है कि बाद में हवा ठंडी हो जाती थी, सुबह 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 गर्म होती थी. सुबह ठंडी होती है, दिन में गर्म होती है, फिर कहीं छाँव मिलती है तो आपको ठंड लग मतलब थोड़ी हवा ठंडी होती है. तो ओनली सेकंड ऑप्शन वाज करेक्ट. ओनली टू इज देयर. यस, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर गाइस. चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. चलिए तो पढ़ते हैं. द लैंड होल्डिंग्स ऑफ राय साहिब वर करेंटली नॉट बीइंग यूज्ड फॉर फार्मिंग. नहीं, ये तो करेक्ट है. तो ये तो नहीं हो सकता. हाँ भाई, फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा था, वो तो ग्रेजिंग के लिए यूज़ हो रहा था. टेम्परामेंटली राय साहब वॉज एज ग्रीडी एज अदर लैंडलॉर्ड्स. नहीं, नो. दिस इज नॉट करेक्ट. अच्छा, ये द लैंड होल्डिंग्स है. अच्छा नहीं नहीं, वो तो एक पीस ऑफ लैंड की बात कर रहा था ना. लेकिन वो तो कह रहे हैं सारी ज़मीन को फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे थे. नहीं गाइस, ये गलत है. ये भी गलत है, ये तो क्लियर था ही. थर्ड, इट कैन नॉट बी सर्टेन दैट राय साहिब कुड हैव मेड सम मनी बाय लीजिंग आउट द ग्रेजिंग लैंड.
कि ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि राय साहब उससे कुछ पैसे कमा भी लेते या नहीं लेते हैं। नहीं कमा लेते, उसने बोला है कि अगर वो लीज देते तो उनको अच्छा पैसे मिल जाते उस लैंड के, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड फोर्थ, इट मे बी asserted that राय साहब वैल्यूड हिज टेनेंट्स एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर लाइवलीहुड। यस, तो ये तो ठीक है, हमें क्या बताना था कौन सा करेक्ट नहीं है। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर गाइस। तो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग थे ऑप्शंस, बट अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो ही आप उसको पिक कर पाते एग्जाम में। सो ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 वर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन डी वॉज योर करेक्ट आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं गाइस। पैसेज नंबर 7। स्टेटमेंट्स दिए उसने तीन, हमें बताना है क्या सही क्या गलत है। हमें पहले चलो पढ़ते हैं। वॉज इट द सन डैपल्ड एम्बियंस, द स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, the frustration of Flavio Coboli's unforced errors against Serbian Novak Djokovic on center court, or simply the crushing weight of being a 64-year-old man in the third act of a very public life? Whatever the reason, Hugh Grant, the actor, deserves empathy. There he was in the royal box at Wimbledon, flanked by Britain's well-dressed and well-rested spectators, watching the men's singles quarterfinals, when the actor did something quietly radical. Head at a tilt, eyes closed, utterly unbothered, he took a nap. अच्छा वो सो गया वहां पे। तो ये उसने वहां पे सारे जो विंबलडन देखने और रॉयल बॉक्स में जाके कौन सोता है, लेकिन वो उसी की बात कर रहा है कि 64 साल का बूढ़ा है, उसको नींद लग गई। So praise be to Grant for serving up an unexpected ace. In that small, delicious moment, he didn't merely catch 40 winks, he made an elegant case for surrender, not to laziness but to limits. To the body's quiet wisdom over society's relentless performance metrics, Wimbledon has had its tennis. The perpetually sleep deprived discovered a लीडिंग मैन नॉट ऑफ एक्शन बट ऑफ रेस्ट, कि उसके सोना गलत नहीं था, वो लेजी नहीं था, वो थक के सोया था, बूढ़ा था और अपनी बॉडी के मतलब बॉडी की नीड को समझ के वो सो गया थोड़ी देर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट? Radical action can also be attributed to mild surrender where one acts against social expectations. Yes, तो ये ऐसा radical action इसको एक mild surrender भी बोला जा सकता है। yes कि भाई बॉडी कह रही है सोना है तो सोना है, चाहे कहीं पे भी हो, आप आँख तो बंद कर ही सकते हो। लोग मूवी देखते देखते सो जाते हैं, बताओ थिएटर में, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। Submitting to one's limitations, given the effect of age and other factors, ought not to be conflated with laziness. Yes, उसने बोला भी है कि not to laziness but to limits। तो ये लिमिटेशन है बॉडी की, जब वो इतना काम थक के नींद आई जाती है। थर्ड, leading man usually refers to one who plays the lead role in a movie. In this instance, the implication is that Hugh Grant is performing the role of not an action hero but of a resting one. Yes, that's also correct. So वो बोल ही रहा है कि भाई वो ऐसा हीरो, सब बहुत फेमस हीरो है ह्यू ग्रांट इंग्लैंड का, और वो सो रहा है तो मतलब ही इज डूइंग समथिंग राइट। सो ही इज द लीडिंग मैन देयर, ही इज showing everyone that everyone has limits. So all the statements are correct. So option C is your correct answer. चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी पैसेज पे एक और उसने फिर से तीन स्टेटमेंट दिए और बताया कि कौन सी स्टेटमेंट गलत करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं। ह्यू ग्रांट वाज वाचिंग फ्रॉम द रॉयल बॉक्स द मेंस सेमीफाइनल मैच ऑन द सेंटर कोर्ट बिटवीन फ्लावियो कोबोली एंड नोवाक जोकोविक। सेमीफाइनल मैच नहीं, क्वार्टर फाइनल मैच था गाइस। ये कहाँ पे था, मैं पढ़ा था ध्यान से मैं इसको, हाँ ये द मेंस सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स, ये देखो क्वार्टर फाइनल्स था, सेमीफाइनल्स नहीं था, तो ये तो मतलब फैक्चुअली गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज आपका the phrase unexpected ace in the context uses a term from the game of tennis to highlight Hugh Grant's somewhat uncharacteristic act of catching 40 winks, an act that is viewed with opprobrium. Yes, कि भाई लोग उसको ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो सही था कि भाई अनएक्सपेक्टेड एस मतलब सब देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं विंबलडन में, और वो वहाँ पे रॉयल बॉक्स में बैठ के सो जाते हैं। तो यस दैट इज करेक्ट। Then third, Grant subjects the demands of society to the wisdom of his body. Grant subjects the demands of the society, नहीं, वो तो डिमांड सोसाइटी की डिमांड को कैंसिल करके अपनी बॉडी की आवाज़ सुनता हो तो सोता है। दिस इज रॉन्ग। सो ओनली ऑप्शन सेकंड वाज करेक्ट, ओनली टू ऑप्शन डी वाज योर करेक्ट आंसर गाइस। चलिए सो तो अच्छा, नहीं नहीं, हमें क्या बताना करेक्ट, हाँ
ग्रांट सब्जेक्ट्स द डिमांड, अच्छा सब्जेक्ट टू द विजडम ऑफ द बॉडी, ठीक है, नहीं मैं गलत पढ़ रहा हूँ इसको, एक सेकंड रुकना गाइस, कि वो अपनी बॉडी की डिमांड को, मतलब हाँ कि मतलब कि भाई उसने सोसाइटी को छोड़ दिया, सोसाइटी की डिमांड को भूल गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट सेकंड वाला देखने के बाद, द फ्रेज अनएक्सपेक्टेड एस in the context uses a term from the game of tennis, ये तो क्लियर है, टू हाईलाइट Hugh Grant somewhat uncharacteristic act थोड़ी होगा, चलो, of catching 40 wings, an act that is viewed with opprobrium। नहीं गाइस, अब देखो opprobrium में नहीं, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब उसको सही समझा जा रहा है, तो opprobrium मेरे ख्याल से ये वर्ड उसको गलत कर देता है, बाकी सारा ऑप्शन ठीक था, ओनली दिस वाज incorrect, नहीं guys, तो only three, option 3 was correct guys, so option B is your correct answer, sorry, option D नहीं, option B is your correct answer। तो सिर्फ ऑप्शन 3 करेक्ट था यहाँ पे, स्टेटमेंट 3 करेक्ट थी, बाकी जो दो स्टेटमेंट थी वो गलत थी, तो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट चॉइस गाइस। नेक्स्ट पैसेज नंबर 8 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर करेक्ट, अच्छा कंक्लूजन दिया, तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। द प्रोसेस बाय विच कंट्रीज क्लोज देयर लेबर प्रोडक्टिविटी गैप विद द टेक्नोलॉजी लीडर इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस थ्योरी, के कि जो जो कंट्रीज हैं जो अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी के बीच में जो गैप है दूसरी टेक्नोलॉजी लीडर से, वो कैसे कम करते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन अ कन्वर्जेंस थ्योरी। द कन्वर्जेंस मॉडल डिवाइड्स इकोनॉमिक एराज इनटू थ्री फेजेस, द ब्रेक अवे, द कैचअप एंड द फाइन ट्यूनिंग फेज। तो जो कन्वर्जेंस थ्योरी है वो इकोनॉमिक एरर्स को तीन फेजेस में ब्रेक करती है, द ब्रेक अवे phase, the catch-up phase, and the fine-tuning phase. It also divides economic entities into two categories: the technology leaders and the technology followers. ठीक है? The process begins with the development of a new technology, such as scavenging 3 million years ago. मिलियन ईयर्स अगो को एम वाई ये बोल रहा है वो, सच एज स्क्वेंजिंग के मतलब खाना ढूंढना 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ, हंटिंग 1 मिलियन ईयर अगो, फार्मिंग 12,000 ईयर्स अगो, एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी अ लिटल मोर देन 200 ईयर्स अगो। During the breakaway phase, the per capita income of the technology leaders rises, कि ब्रेक अवे फेज में जो पर कैपिटा इनकम ऑफ टेक्नोलॉजी लीडर्स की है वो बढ़ जाती है, बट इट इज़ अनचेंज्ड फॉर द टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स, लेकिन टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स का कि कोई इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं है, इकोनॉमिक गेन नहीं होते। सेकंड, इन द कैचअप फेज द फॉलोअर्स अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्लोज देयर पर कैपिटा इनकम गैप। कैचअप फेज में जो फॉलोअर्स हैं वो टेक्नोलॉजी लीडर को कि मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और फिर अपना पर कैपिटा इनकम गैप कम करते हैं विद द टेक्नोलॉजी लीडर्स। And in the fine tuning phase, where participants try to extract the remaining benefits from an increasingly exhausted technology, leaders and followers have similar per capita incomes। और जो फाइन ट्यूनिंग फेज होता है उसमें दोनों की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो सिमिलर होती है, ठीक है, जहाँ पे सब मतलब सब यूज करने लग जाते हैं उस टेक्नोलॉजी को। तो क्या कंक्लूजन दिया गाइस उसने, देखना, इन द ब्रेक अवे फेज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज स्लो फॉर टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स। इन द ब्रेक अवे फेज, कहाँ है ब्रेक अवे फेज, ड्यूरिंग द ब्रेक अवे फेज पर कैपिटा इनकम ऑफ टेक्नोलॉजी लीडर्स राइजेस बट इज अनचेंज्ड फॉर टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स। इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लो नहीं होती, वो तो अनचेंज्ड होती है क्योंकि उनके पास तो टेक्नोलॉजी आई नहीं है अभी तक। सेकंड, इन द कैचअप फेज लीडर्स स्टैग्नेट एंड फॉलोअर्स, लीडर्स स्टैग्नेट एंड फॉलोअर्स देयरफॉर क्लोज द गैप बिटवीन देम एंड द लीडर्स। लीडर्स स्टैग्नेट कर जाते हैं, रुक जाते हैं, वहीं पे खड़े हो जाते हैं, नहीं गाइस दैट्स नॉट करेक्ट। वो धीरे धीरे कैचअप कर रहे होते हैं, मतलब पीछे से उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ये अब उनको कैचअप कर रहे होते हैं, वो रुकते नहीं है वो। थर्ड, in the fine tuning phase, technology is exhausted, as it were, and both leaders and followers attempt to extract leftover benefits, yes, leading to more or less similar per capita income levels। उसने बोला भी है ये देखो लास्ट लाइन में, तो दिस इज करेक्ट। एंड फोर्थ, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी फॉलोड scavenging which preceded hunting which itself was followed by farming। तो पहले फार्मिंग, scavenging, हंटिंग और उससे पहले फार्मिंग। तो जैसे उसने बोला है कि यहाँ पे तो सच एस स्क्वेंजिंग 3 मिलियन ईयर्स अगो, फिर हंटिंग और फिर फार्मिंग उसके बाद आई। तो फॉलोड स्क्वेंजिंग विच प्रीसीडेड हंटिंग विच इट सेल्फ वॉज फॉलोड बाय फार्मिंग। तो हंटिंग बीच में, फॉलोइंग फार्मिंग बाद में, स्क्वेंजिंग सबसे पहले। यस, तो स्क्वेंजिंग पहले, यस, फिर उसके बाद आपका हंटिंग, फिर फार्मिंग, करेक्ट है, और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यस, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बिल्कुल सही सीक्वेंस है, 3 and 4 वर करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर गाइस। सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 44।
of set D. Which of the following statements is or are correct? So, the convergence model divides nations into three phases of economic progress. Yes. At the heart of the convergence theory is the closing of the gap between labor and productivity. नहीं guys, labor और productivity के gap नहीं था guys. Labor productivity gap है और technology leader के बीच में जो gap है उसको क्लोज करना होता है, वो होता है हार्ट ऑफ कन्वर्जेंस थ्योरी. इट्स नॉट द क्लोजिंग ऑफ गैप बिटवीन लेबर एंड प्रोडक्टिविटी, the labor productivity gap as compared to technology leaders. So this is incorrect. Third, technology leaders typically have arrived earlier at different economic eras. Technology leaders typically have arrived earlier at different economic eras. हाँ, technology leader पहले आते हैं, technology follower बाद में आते हैं. Correct. And fourth, uh, अच्छा, अच्छा एक सेकंड. द कन्वर्जेंस मॉडल डिवाइड नेशंस इनटू, नेशंस की बात हो रही थी यार यहाँ पे. नहीं, सॉरी गाइस, मैं इसको जल्दीबाजी में पढ़ गया. मेरे ख्याल से मैं बहुत इजी ले रहा था इसको. नहीं, दिस इज इनकरेक्ट. एट द हार्ट ऑफ द कन्वर्जेंस थ्योरी इज द क्लोजिंग ऑफ द गैप बिटवीन लेबर एंड प्रोडक्टिविटी. Okay. The time period covered by the convergence theory presented herein encompasses as mentioned ones, tens, hundred, thousand, 10,000, 100,000, million, 4 million, 12,000 and 200. The time period covered by the convergence theory presented herein encompasses as mentioned. Convergence theory को इतना टाइम नहीं लगा, वो तो एक एग्जांपल था यार, सच एज एग्जांपल है. दिस इज रॉन्ग. मुझे बी वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है गाइस. At the heart of the convergence theory is the closing of the gap between labor and productivity. लेबर प्रोडक्टिविटी गैप विद टेक्नोलॉजी लीडर. कन्वर्जेंस थ्योरी का ये इकोनॉमिक एराज को तीन फेजेस में डिवाइड करता है, वो नेशंस को नहीं करता. ये देखो, इकोनॉमिक एराज को तीन फेजेस में डिवाइड करता है. द कन्वर्जेंस मॉडल डिवाइड नॉट नेशंस, इकोनॉमिक एराज इनटू थ्री फेजेस: द ब्रेकअवे, द कैचअप एंड द फाइन ट्यूनिंग. कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक एंटिटीज की बात कर रहा था वो. राइट. ये एट द हार्ट ऑफ, ओके 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 ओके. Yeah, ये at the heart of the convergence theory is the closing of the gap between labor and productivity. अब ये labor productivity gap को gap between labor and productivity बोल रहा है with the leader. Okay, closing of the gap between labor and productivity. चलिए, जैसे उसने बोला है गाइस, मुझे तो वैसे यहाँ पे सिर्फ सी ठीक लग रहा है, थ्री ठीक लग रहा है. बट क्योंकि उसने ऑप्शन में 2 and 3 दिया हुआ है, ऑफिशियल जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई है, तो उसने 2 and 3 दिया हुआ है. सो 2 and 3 ऑप्शन बी उसने बोला है यहाँ पे. बट मेरे अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट था. ठीक है. तो आई फील ऑप्शन सी वॉज करेक्ट ओनली. बट क्योंकि उसने प्रोविजनल आंसर की में बी दिया हुआ है, तो मैं आपके लिए बी मार्क कर रहा हूँ. बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो गैप था, मैं क्यों कह रहा हूँ, द क्लोजिंग ऑफ गैप बिटवीन लेबर एंड प्रोडक्टिविटी नहीं था. वो कह रहा था कि विच कंट्रीज, द प्रोसेस बाय विच कंट्रीज क्लोज देयर लेबर प्रोडक्टिविटी गैप विद टेक्नोलॉजी लीडर्स. अगर टेक्नोलॉजी लीडर से कंपेयर करें तो उनका, और जो कंट्रीज जिनका लेबर प्रोडक्टिविटी गैप है लीडर से, टेक्नोलॉजी फॉलोअर जो कंट्रीज हैं, उनका जो गैप है वो कम करने की बात हो रही थी. बट चलो, उसने बोला है तो प्रॉबेबली. बट दे कैन बी क्वेश्चन रेज्ड ऑन दिस. राइट. चलिए, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं. इस पैसेज नंबर 9. कंक्लूजन दिया उसने 4, उसने पूछा कि कौन सा कंक्लूजन वैलिड है, इनवैलिड है. तो पैसेज पढ़ते हैं. कलाग्राम, द कल्चरल विलेज सेटअप एट द महाकुंभ मेला, अनफोल्डेड एज अ मोजाइक ऑफ इंडियाज डाइवर्स रीजन्स, ईच प्रेजेंटेड बाय 7 meticulously crafted Sanskriti angans. Stepping through the grand portal was like entering another world. These thematic zones, inspired by iconic temples like the Dakshineshwar Kali Temple and the Brahma Mandir, were treasure troves of regional artistry. Bengal's Pattachitra paintings, Assam's bamboo crafts, Tamil Nadu's Thanjavur paintings, and Madhya Pradesh's tribal sculptures all were showcased in these living galleries where 230 master artisans breathed life into them using age-old techniques, using their hands, shaping India's ancient history into creations to behold.
ओके, सो क्या कंक्लूजन दिया उसने, पढ़ते हैं. Seven Sanskriti Angans representing different regions of India had been showcased in Kalagram, each representing seven meticulously crafted Sanskriti Angans. Yes, for India's diverse regions. Yes, this is correct. Regional artistry was recognized via the inspiration drawn from iconic temples. Regional ancestry, artistry, sorry, inspired by iconic temples like what of regional artistry. Yes, this is also correct. तो उसने बोला ना, these thematic zones inspired by iconic temples like Dakshineshwar temple and this temple, they were treasure troves of regional artistry. So option B is also correct. आगे चलते हैं guys. Ancient India's ancient history had been crafted by contemporary craftsmanship of 230 artisans into creations to behold. India's ancient history had been crafted by the contemporary craftsmanship. Um, all were showcased in these living galleries where 230 master artisans breathed life into them. बट ये कंटेम्प्रेरी क्राफ्ट्समैन थे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि 230 मास्टर आर्टिजन जो रहे थे पुराने टाइम पे, उनने जो बनाई थी वो चीज़ें शो करी थी, तो दिस इज रॉन्ग. कंटेम्प्रेरी क्राफ्ट्समैनशिप थोड़ी हुई है, तो पुराने ज़माने के जो मास्टर आर्टिजन थे उनकी जो शोकेस जो थे, स्कल्पचर्स थे, आर्टिंग्स, पेंटिंग्स थी, वो डाली गई थी वहाँ पे. सो दिस इज इनकरेक्ट. एंड आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया हैड बीन शोकेस इन दिस लिविंग गैलरीज. नहीं, नॉट फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया, और डाइवर्स रीजन जो 7 आंगन्स में हुआ था, नॉट ऑल द रीजन्स. So that makes the statement extreme. So incorrect. Only 1 and 2. So option A was your correct answer, guys. चलिए next question. Which of the following statements is not correct? ये हमें बताना है. The paintings from the 4 states of India have been mentioned. Paintings from the 4 states inspired by iconic temples like the Sandhya treasure troves of Bengal's Pattachitra paintings. बंगाल की पेंटिंग होगी, असम की बैम्बू क्राफ्ट हो गए, तमिलनाडु की पेंटिंग्स होगी, और मध्य प्रदेश के ट्राइबल स्कल्पचर्स हो गए वर शोकेस्ड. लेकिन ये तो क्या करे, पेंटिंग्स फ्रॉम 4 स्टेट्स. पेंटिंग्स नहीं है यहाँ पे, पेंटिंग सिर्फ 2 स्टेट्स की है. यहाँ पे बैम्बू क्राफ्ट है असम के, और मध्य प्रदेश के ट्राइबल स्कल्पचर्स है. नहीं, तो ये गलत हो गया. स्टेपिंग इनटू कलाग्राम इज लाइकन टू स्टेपिंग इनटू अनदर वर्ल्ड. हाँ, ये तो उसने बोला लाइक एंटरिंग अनदर वर्ल्ड. दिस इज करेक्ट. The Angans have been described as living galleries. Yes, उसने ये भी बोला, in these living galleries. Or fourth, Kalagram is divided into thematic zones inspired by well-known temples of India. Yes, is represented by this. These thematic zones inspired by iconic temples like the Dakshineshwari temple and Brahma Mandir were treasure troves of regional artistry. Yes, तो ये correct है. Option not correct तो option A ही है, जो गलत था. तो option A is your correct answer, guys. चलिए, तो ऑप्शन ए वॉज द करेक्ट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो छोटा सा पैसेज है, उसने 4 कंक्लूजन दिए और पूछा कि क्या सही आंसर होना चाहिए. तो पढ़ते हैं. स्पोर्ट इज नॉट जस्ट अबाउट विनिंग मेडल्स और गेटिंग जॉब्स थ्रू अ स्पोर्ट्स कोटा. कि स्पोर्ट सिर्फ एक मतलब मेडल जीतने का या मेडल जीत के स्पोर्ट्स कोटा से अपनी जॉब लेने का तरीका नहीं है. टुडेज जनरेशन इज स्ट्रगलिंग विद इश्यूज लाइक डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. पेरेंट्स ऑफन से दैट देयर चिल्ड्रन आर इनएक्टिव एंड रेयरली लीव द हाउस. Sport can help tackle these problems. From sport, you can learn time management, fitness, teamwork, coordination, and so much more. We need to develop a culture in which sport is seen as a way of life, a part to building a healthier, happier society. तो उसने क्या बोला, which of the conclusions are valid? Sport is more than just games, it's a way of life. Correct. Sport can help mitigate the problems of seclusion among, it can help seclusion among the youth. Seclusion मतलब अकेले रह जाना. स्पोर्ट कैन हेल्प मिटिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ सेक्लूजन अमंग द यूथ के बीच में सेक्लूजन की जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सकता है स्पोर्ट. मुझे करेक्ट लग रहा है ये भी, उसने बोला भी है. यस, इट कैन, मतलब पेरेंट्स ऑफन से द चिल्ड्रन आर इनएक्टिव एंड दे रेयरली लीव द हाउस. राइट. तो तो स्पोर्ट्स कैन हेल्प टैकल दीज प्रॉब्लम्स, तो ये भी करेक्ट है. यस. अर्निंग लॉरल्स इन स्पोर्ट्स कैन हेल्प वन सिक्योर अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ एन असाइंड कोटा. कि जॉब भी मिल सकती है इससे. यस, ये तो है ही. बट उसने ये नहीं बोला कि स्पोर्ट्स सिर्फ जॉब मिलने का एक तरीका, वो तो वे ऑफ लाइफ है. लेकिन क्या इससे जॉब मिल सकती है? यस, स्पोर्ट्स कोटा में मिलती है. फोर्थ, स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर स्किल्स कैनॉट बी लर्न थ्रू स्पोर्ट. स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर स्किल्स क्या, क्यों गाइस?
टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, ये स्पोर्ट की, ये आपकी कॉर्पोरेट स्किल्स ही तो है। तो दिस इज रॉन्ग, ओनली 1 2 3 वर करेक्ट, सो ऑप्शन डी वाज योर करेक्ट आंसर गाइस, ये ठीक था। सो ऑप्शन डी वाज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? पेरेंट्स आर नॉट encouraging enough when it comes to चिल्ड्रन प्लेइंग स्पोर्ट। नहीं गाइस, दिस कैन नॉट बी कंफर्म्ड कि पेरेंट इंकरेजिंग नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकलना चाहते। सो दैट्स व्हाट इट सेज। ये तो गलत है। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कैन हेल्प डेवलप लाइफ स्किल्स, यस, जैसे फिटनेस, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, सो मच मोर, तो करेक्ट है। स्पोर्ट एज अ वे ऑफ लाइफ कैन हेल्प इवॉल्व द वेरी नेचर ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ, यस, वी नीड टू डेवलप अ कल्चर स्पोर्ट इन वे ऑफ लाइफ, अ पार्ट टू बिल्डिंग अ हेल्थियर एंड हैप्पियर सोसाइटी। तो ये सोसाइटी को भी बदलने का एक तरीका है स्पोर्ट्स। और 2 and 3, सो ऑप्शन बी वॉज योर करेक्ट आंसर गाइस। सो ऑप्शन बी वॉज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट पैसेज, पैसेज नंबर 11। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो हाउ इज डिफ्लेशन डन, कि डिफ्लेशन कैसे होती है, मतलब इन्फ्लेशन प्राइस इंक्रीज कर देना, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाना, और डिफ्लेशन कीमतें कम कर देना। सो मोस्ट कंट्रीज यूज अ मेथड कॉल्ड डबल डिफ्लेशन, वेयर इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस आर डिफ्लेटेड सेपरेटली, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट प्राइसेस को अलग अलग डिफ्लेट किया जाता है। कंसिडर मैन्युफैक्चरर इंपोर्टिंग ऑयल फॉर यूज इन प्रोडक्शन। मान लो एग्जांपल दिए कि कोई ऑयल इंपोर्ट करता है प्रोडक्शन के लिए। इफ ऑयल प्राइसेस फॉल, आउटपुट प्राइसेस डू नॉट, एंड क्वांटिटीज रिमेन द सेम, कि अगर तेल की कीमतें घट जाएं, आउटपुट के प्राइसेस ना कम हो और क्वांटिटी सेम रहें, रियल वैल्यू एडेड शुड नॉट चेंज, कि जो रियल वैल्यू एडेड है, मतलब जीवीए है, जो ग्रॉस वैल्यू है, रियल वैल्यू एडिशन जिसको बोलते हैं, वो नहीं बदलना चाहिए। बट इफ द सेम डिफ्लेटर इज यूज्ड फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट्स एज इन इंडिया, इट वुड लुक एज इफ द मैन्युफैक्चरर हैड बिकम मोर प्रोडक्टिव। लेकिन अगर इनपुट्स और आउटपुट्स की डिफ्लेशन अलग अलग की जाए, जैसे इंडिया में करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करता दिखता है फिर। तो उसने क्या स्टेटमेंट दिए गाइस? Real value should not change in the instance of static output cost and unchanged quantities against falling oil prices. Real value should not change in the instance of static output cost and unchanged quantities against falling oil prices. Should not change. नहीं गाइस, तो वो गलत बोल रहा है ना इसको। बट इफ द सेम डिफ्लेटर इज यूज्ड फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट्स, इट वुड लुक एज इफ द मैन्युफैक्चरर हैड बिकम मोर प्रोडक्टिव। तो ये गलत है कि इट शुड चेंज एक्चुअली, लेकिन करते नहीं है। Deflators are to be used separately for inputs and outputs, and this is a practice universally adopted by all economies. Extreme option है guys, incorrect. So दोनों ही assumption यहाँ पे statement गलत थी, तो option D was your correct answer. And last question guys, which of the assumptions is or are valid? Deflation strategies can be used to make manufacturers appear to be doing better than they actually are. So deflation strategies, yes, they can be used to make a manufacturer appear to be doing better than they are, yes. And when input and output prices are both deflated against a single input price, it is referred to as double deflation. No guys, double deflation मतलब input और output दोनों को separately deflate किया जाए, not against a single input price. So this is incorrect. Only first assumption was valid. So option A was your correct answer. तो ये थे guys आपके comprehension passage के solutions for your 2026 CSAT exam. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. Now guys, अगर आपको लगा इस साल के CSAT से हमें प्रॉब्लम हुई, तो this is what we do in our courses. We help you to understand how to solve such passages by the help of elimination method and critically analyzing the passages. So how can you enroll with us? I'll just take 30 seconds of your time. Just go to your browser guys, just go to your browser and type edutap, edutap, edutap.in, and as you search edutap.in, you will land on our homepage, and on the homepage you will see all the courses available. You will see CSAT courses. Click on this and you will be redirected to our CSAT courses. Come down. So this is the one-stop solution for all your needs. Master course. This course provides you live classes, live
classes with for all the subjects, quants, reasoning, comprehension. Then pre-recorded concept classes are available, sectional test, full length mock test, previous year questions, everything is available here. And we are offering 70% discount on this course. So the coupon code is CSAT70. Why is it advisable to enroll now? So that you have 1 year to prepare for CSAT and you can prepare on at your own speed. See, the validity for this course is 12 months. You can increase it accordingly, but the minimum validity is 12 months. So you can use it till your exam day next year. And this is a demo lesson. You can watch demo lectures through this. So you can first watch it for free and then look at the quality that we provide and then make a wise decision about it. So that was about our courses. I hope your exam went well and you are able to clear off this mark. But still, I wish you all the very best for your endeavors and for your efforts. अगर आपका कोई doubt हो, कोई query हो guys, please feel free to call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID, guys. So thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you. See you soon and have a good day, guys. Bye bye.